नमस्कार, स्वागत है आपका बोलने से बदलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लाडली बहना जैसी योजनाओं पर इस साल यानी कि 2025 में 18 राज्य मिलकर 1 लाख करोड़ खर्च कर देंगे। इनमें एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य सबसे आगे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी योजनाओं से इन राज्यों में विकास कार्य प्रभावित होंगे। ऐसे में कुछ सवाल बेहद गंभीर हो जाते हैं। मतलब सरकारें दरअसल आपको जो कैश देती हैं उसका भुगतान किसी न किसी रूप में क्या आप ही करते हैं? क्या आपकी ही दूसरी सुविधाओं में कटौती होती है? क्या ऐसी योजनाओं से असल में सत्ता में रहने वाली पार्टी ही असल लाभ ले पाती है, जो कि वोट की शक्ल में होता है? सवाल है कि कैश देना ठीक है या सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, सड़क, बिजली, पानी की दशा को सुधारना? हम इन्हीं पर आज जवाब लेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, इस पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। और देखिए, भोपाल में हमने महिलाओं से बातचीत की है, उनसे समझने की कोशिश की है कि आखिर वे कैश ट्रांसफर वाली योजनाओं को किस नजरिए से देखते हैं। इस साल भारत देश में 18 ऐसे राज्य हैं जो लाडली बहना जैसी योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपयों से ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। लेकिन क्रिसिल की रिपोर्ट की बात करें जो हाल ही में सामने आई है, वो ये कहती है कि इस तरह के खर्चों से हमारे जो विकास कार्य हैं वो धीमे हो जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनकी सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं धीमी मिलती है या फिर ना के बराबर होती है। हमारे साथ इस वक्त एक प्राइवेट कंपनी की 4 ऐसी एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जिनसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि महिलाएं चाहती क्या हैं। क्या उन्हें इसी तरह से कैश चाहिए या उस कैश के बदले उन्हें बेहतर सुविधाएं चाहिए? हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। युवतियां इस वक्त हमारे साथ कुछ मौजूद है। आपसे शुरू करती हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया, क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि लाडली बहना जैसी योजनाओं में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके चलते विकास कार्य धीमे हो जाते हैं। आपके अनुसार एज अ फीमेल आप क्या सोचती हैं? हमें वो कैश चाहिए या फिर वो कैश ना मिले लेकिन बेहतर सुविधाएं मिले, फिर चाहे एजुकेशन में हो या फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट हो? जी देखिए, एक अगर मैं बोलूँ सर्विसेज अगर बेस्ट मिलेंगी तो हम बेहतर ग्रो कर पाएंगे। पैसे तो क्या है, हम यंग हैं, हम उसे कमा सकते हैं खुद ही। ऐसा तो है नहीं कि हमारे मतलब हम रिटायर हो गए हैं, हम कमा नहीं सकते। यूथ ज़्यादा है, अगर वो मेहनत करेगी तो अपने आप सक्सेस होगा। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, अगर एक्सपीरियंस भी होता है तो प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेशन सेक्टर इतना महंगा हो गया है कि अगर मैं बोलूँ अगर हम वहाँ जाते हैं तो कंसल्टेशन फीस और पता नहीं क्या क्या इंक्लूड करके, अगर प्राइवेट स्कूल है तो उनका एक पर्टिकुलर शॉप होता है, वहीं से सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विसेज बेस्ट टू बेस्ट मिले। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जगह जगह पे गड्ढे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पे एक्चुअल में नीड है। कुछ ऐसी महिलाओं की बात करें जिन्हें नहीं मिलता है, आपको क्या लगता है कि अगर उन्हें पैसा मिल भी रहा है तो क्या उनके उस तरह से काम आ रहा होगा जो काम सरकार करके दे सकती है? देखिए, ऑब्वियसली बात ये है कि जिनको लिटरली नीड है, जिनके पास बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके लिए तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर इसके साथ में कुछ देश में डेवलपमेंट भी होने चाहिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट देखा जाए, लोग 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली इतनी कम सैलरीज में, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड जैसे एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, राइट। एंड मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे जैसे कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ IAS बनना चाहते हैं, लेकिन जो कोचिंग्स होती हैं इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं कि वो लोग चाहकर भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट को इसके लिए थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि अगर सरकार आपसे पूछे पर्सनली कि आपको कैश चाहिए या बेहतर सुविधा, आप किसे सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं बेहतर सुविधा के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो सुविधाएं हम इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं ज़रूर निकाली है, लेकिन उसका लाभ जिस तरीके से हमें मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। सब बोलते हैं कि अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही आपको सबसे ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, है ना। और उसके अलावा भी आप ज़्यादातर देख ही रहे हो, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश हो जाने के बाद भी उससे पहले से जो डेवलपमेंट उनको करके रखना चाहिए था पहले से, वो अभी तक नहीं हुआ। पिछले साल भी यही सारी चीज़ें थी, पहले भी इतनी बारिश हो जाने के बाद गड्ढे सारे भर गए थे, फिर उसके बाद एंड टाइम पे सारी चीज़ें बोली गई थी कि पहले से सुविधा क्यों नहीं करी गई। कई बार क्या होता है कि 2000 रुपये मिल ज़रूर रहे, लेकिन वो हम जैसे हमें मिलते हैं तो वो हमारे उतने काम के नहीं हैं। जिन्हें ज़्यादा नीड है उनके लिए ज़रूर काम के, लेकिन अगर उसकी जगह पे एजुकेशन बेस्ड हो, अगर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो अगर बेस्ट हो जाए तो वो ज़्यादातर अच्छा होगा। क्योंकि जो एजुकेटेड है एटलीस्ट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अभी वर्किंग हूँ, अगर मेरे पास कितना भी एक्सपीरियंस होने के बाद जैसे मैं अभी जॉब कर
रही हूँ मध्य प्रदेश में, भोपाल में जॉब करती हूँ, तो मुझे मतलब कितना भी अगर मैं कर लूँ तो 15,000 से ज़्यादा कभी सैलरी नहीं मिलती है। तो एटलीस्ट अगर हमारे पास स्किल्स है, हम उतना कमा पाएँ, अगर हम एजुकेशन कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बेस्ट हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपने कुछ युवतियों को सुना, कुछ महिलाओं को सुना जो बता रही थी कि किस तरह से परेशानियां अभी भी संकट मंडरा ही रहा है, फिर चाहे महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह क्यों नहीं दिया जा सके। हर महिला को वो पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी आपने जिन महिलाओं की बात सुनी वो अनबायस थी और उनका ये कहना था कि पैसों की जगह अगर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो उससे मध्य प्रदेश का और बेहतर विकास हो सकेगा। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि वरिष्ठ संयुक्त संचालक है एनएचएम से, अजय यादव जी जुड़ गए जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, मिथुन अहिरवार जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, राव कुलदीप सिंह जी जुड़ गए जो कि पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं। और सबसे पहले मैं अजय यादव जी के पास जाना चाहूंगी और एक बार रिपोर्ट भी बता दूं ताकि सारे मेहमान ये सुन भी ले। देखिए क्रिसिल की रिपोर्ट जो है उसमें ये बात सामने आई है कि लाडली बहना जैसी योजनाएं जिनमें 2025 में 18 राज्य है जो कि मिलकर 1 करोड़ माफ कीजिएगा 1 लाख करोड़ खर्च कर देंगे और इनमें एमपी भी चूकी है। तो इसलिए ये पहला सवाल मेरा अजय जी से है, आपको क्या लगता है कि ये जो कैश ट्रांसफर किया जाता है क्या वाकई इससे विकास कार्य होते हैं? क्योंकि रिपोर्ट तो ये कह रही है कि इस तरह की योजनाओं में जो पैसे खर्च किए जाते हैं, कैश ट्रांसफर किया जाता है, इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। देखिए ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है गरीब कल्याण की और अंत्योदय की, और मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उनसे गरीबों के जीवन पे बहुत बड़ा असर और अंतर आ रहा है। और उन योजनाओं पे जो खर्चा हो रहा है वो सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति के अनुरूप ही है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से वो खर्चा उठाने की स्थिति में। आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ, मध्य प्रदेश का कुल बजट 4,30,000 करोड़ का है। लाडली बहना योजना में 1,30,00,000 बहनें लाभार्थी हैं, जिस पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च होता है, जो साल का 18,000 करोड़ रुपए होता है। और वो भी ऐसा जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करता है। आप उन ग्रामीण बहनों को देखें जिन्हें लाडली बहना के माध्यम से 3 महीने 4 महीने की राशि से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी, मुर्गी पालन चालू किए, तरह तरह के व्यवसाय किए, अपने इलाज की सुविधाएं और परिवार के अन्य खर्चों को पूरा करने का काम किया। तो ये कहना कि ये कोई बर्डन है, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है। प्रदेश में चाहे मेट्रो योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना हो, सभी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। नौजवानों को रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। आज भी रतलाम में रीजनल इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। तो ये कहना कि किसी योजना की वजह से कहीं कोई योजना बंद हुई है, गलत है। प्रदेश मध्य प्रदेश एक अकेला राज्य है जहां मेडिकल के लिए 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को विदेशों तक में शिक्षा के प्रबंधन हमारी सरकार ने किए हैं। तो कोई भी योजना इससे प्रभावित नहीं है। इससे उन गरीब बहनों के जीवन में बड़ा अंतर आया है। तो अजय जी कह रहे हैं कि कई योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है और इसी पर चलिए मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। मिथुन जी भी हमारे साथ जुड़े। मिथुन जी, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक योजना मध्य प्रदेश में चला रही है और वो भ्रष्टाचार अनंत योजना चला रही है। जमकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात हमारे साथी कर रहे थे। 4,30,000 का बजट इन्होंने बताया। 4,80,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश पर कर्ज है, ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश सरकार के पास दिव्यांगों को जो 1,562 रुपए की मिनिमम पेंशन है वो देने के लिए पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पास दलित, आदिवासी, पिछड़े, जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं, उनकी स्कॉलरशिप 6-6 महीने से रुकी है, उनको पैसा देने के लिए इनके पैसा नहीं है। और तो और आज स्थिति ये आ गई, समिट की बात की जा रही थी, मुख्यमंत्री जी रतलाम जा रहे थे, उनकी गाड़ी में डीजल भराने के पैसे नहीं है, इन्होंने पानी भरवाया उनकी 19 गाड़ियों में। आज ही की खबर है। खैर, मैं विषय पर आने चाहता हूं। वो मध्य प्रदेश जो लगातार कुपोषण में नंबर 1 है, वो मध्य प्रदेश जो लगातार दलित आदिवासियों से अत्याचार में नंबर 1 है, जो मध्य प्रदेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर यदि आप देखें तो फिसड्डी राज्यों में गिना जाता है, वहां उस मध्य प्रदेश में ये जो योजना है ये कांग्रेस पार्टी द्वारा अनाउंस की गई थी। 1,500 रुपए एक मिनिमम गारंटी स्कीम के तहत हम लोग लेकर के आए थे। और ये इसलिए था क्योंकि 2 दशक में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के साथ जो इन्होंने दुष्कर्म भाजपा की सरकार ने किया है, उसकी वजह से महिलाओं की ऐसी स्थिति थी कि ना वो पोषण पा पाती थी। रोजगार की तो आप बात छोड़ दीजिए, महिला पुरुष किसी को यहाँ रोजगार नहीं। और उसके बाद जो युवा हैं
कभी उनका एमपीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी उनका मामला कोर्ट में चला जाता है, कभी उनको जो पटवारी जैसे एग्जाम होते हैं 15-15 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को नियुक्ति देते हैं और अपने कॉलेज में जिन्होंने एग्जाम कराए ऐसे लोगों की नियुक्ति। ये मध्य प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है। हमारा विषय ये है कि आपने जो जो वादे किए थे, अगर आप ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्च आता है, तो आपने तो वादा 3000 का कर दिया था, इसको 3500 करोड़ रुपए करिए और 3000 रुपए मध्य प्रदेश की महिलाओं को दीजिए। क्योंकि आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। आप बड़े बड़े समिट करते हैं, 40 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में आज रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 1 करोड़ से ज्यादा अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो ये जो बच्चियां कह रही थी, इनकी बातों को सुनिए, आपकी जो हवाबाजी है उसको थोड़ा दूर रखिए और जो एनडीटीवी जैसे चैनल्स जनता से बात करके आपके सामने वस्तु स्थिति लाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इवेंटबाजी की, विज्ञापन की राजनीति को छोड़िए और मध्य प्रदेश के युवाओं की बात सुनिए कि उनको रोजगार चाहिए। उनकी माता को जो पैसे मिल रहे हैं वो उनका अधिकार है, क्योंकि आपने एक और योजना लागू कर दी है कि आप 1250 रुपए देते हैं और 3000 रुपए का बिजली का बिल भेज देते हैं। तो बचता क्या है इन लोगों के पास में? आप तो कह रहे हैं साहब इलाज हो जाता है, तो आपका जो आयुष्मान भारत योजना है उससे इलाज नहीं हो रहा, लोग अपने लाडली बहना के पैसों से इलाज करा रहे हैं। ये स्थिति आप बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो 90 डिग्री का पुल बनाती है ताकि उसे दोबारा चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। राव कुलदीप सिंह सर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जैसा कि हम सवाल कर रहे थे कि ये जो कैश ट्रांसफर किया जाता है, इससे बेहतर तो ये है कि सुविधाएं जो है वो दी जाए ताकि विकास हो, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं स्कूलों की स्थिति की बात की जाए, दशा की बात की जाए, वो बिल्कुल भी सुधर नहीं रही है। देखिए, बात पहले फ्रीबीज की चल रही थी, लेकिन आपने स्कूल का विषय जोड़ा है। मुझे सुन पा रही है ऋतु जी? जी जी। तो स्कूल के बारे में तो मेरा बहुत भिन्न तरह से मत है। मैं तो कहता हूं कि सब पालकों को एजुकेशन वाउचर देने चाहिए 2 या 3 बच्चों के लिए, और सारे स्कूल जैसे हैं वैसे चलते रहे। जिसको जहां पढ़ाना है वो जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाए, वो वाउचर दे दे, उससे कम ज्यादा फीस लगनी है तो खुद दे और सरकार वो प्रतिपूर्ति कर देगी। बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। खैर, इस पे कभी अन्य समय में चर्चा होगी तो बात करेंगे। अभी जो ये फ्रीबीज वाला बात है, तो ये पार्टियां तो दोनों आपस में इसी तरीके से एक दूसरे पे छिटाकसी करने का, राजनीति का तो खेल ही यही है। 75 साल की आजादी के बाद भी अगर भारत के किसी आदमी को पैसा देना पड़ रहा है अलग से किसी काम के लिए, तो ये दोनों ही को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि तुमने लोकतंत्र के साथ क्या किया है। इसका विकास का इतना पैसा खर्च हो गया, वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया है? सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में यदि कुछ पैसा जा रहा है तो उससे बहुत लाभ है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। क्रिसिल की रिपोर्ट कह रही है कि इकोनॉमी को नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? हाँ, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, और ये इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि प्रभावित करना है। आज अगर 18 राज्यों में है तो 18 राज्यों में क्या सारे के सारे लोग जो जनता के प्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं, उनको क्या किसी को भी असली नब्ज का नहीं पता? अगर 18 राज्यों में लागू हुई है तो मतलब उसकी आवश्यकता है वाकई। मध्याह्न भोजन सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों ने उस पर आपत्ति की थी और लोगों को बड़ा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा मजाक चलता है, मंडे ब्लूज, मंडे को जाने को ऑफिस में मन नहीं करता। उस बच्चे से पूछिए जिसको भूख लगी और संडे को खाना नहीं मिला, तो वो मंडे का ऐसा इंतजार करता है कि मुझे मध्याह्न भोजन में खाना मिलेगा। तो ये दोबारा आपके पास मैं लौटूंगी कुलदीप सर। मैं प्रभाकर सर की बात जानना चाहूंगी। प्रभाकर सर, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है जो पिछले वक्ता ने कहा, मैं बात उसी से आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले चीज तो यह है कि जो पैसा बहनों के पास आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो उसको खर्च बाजार में ही किया जाएगा, और बाजार में किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी कम नहीं होगी। नंबर 2, ये कब योजनाएं शुरू हुई? अगर आप देखें तो हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या इन योजनाओं के लिए, विकास योजनाओं से पैसा काट के दिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ उनको पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ सांदीपनी विद्यालय, पीएम एक्सेलेंस स्कूल एंड कॉलेजेस, दूसरे एक्सेलेंस कॉलेज जैसे आपने नाम सुना होगा, नवोदय विद्यालय, ये लगातार खुलते जा रहे हैं, जिनके बच्चे
न केवल ट्रेडिशनल एजुकेशन बल्कि प्रोफेशनल एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस है वहां पर लगातार प्रवेश पा रहे हैं। तो ऐसा है, अगर विकास योजनाओं का पैसा काट कर लगा जा रहा होता तो निश्चित तौर पर यह ऑब्जेक्शनेबल होता। पर जहां हम ये देख रहे हैं कि हमारा टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और अगर सरकार एक वेलफेयर स्टेट है और वो लोगों का वेलफेयर चाहती है तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाता है और वो अल्टीमेटली बाजार में आता है, जिससे हमारी इकोनॉमी, भले ही छोटे आप देखें जैसे हमारी बहनों को मिलता है, वो छोटी छोटी चीजें अगर खरीदती है तो अल्टीमेटली तो वो पैसा बाजार में ही आएगा। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है, जैसे कि अभी आपने दिखाया 4 बच्चियों का इंटरव्यू, वो भी यही कह रहे थे कि अच्छे एजुकेशन होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, आप देखिए IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, जी प्रभाकर चाहे वो जी, ये कैसे कह सकते हैं कि योजनाओं के पैसे काट कर नहीं दिए जा रहे? फिर आए दिन राज्य के जर्जर स्कूलों की कहानी क्यों सामने आती है? देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन कई जगह हो सकते हैं, पर मोस्टली अगर हम देखें तो जो भी नए, आप देखिए, मैं एक उदाहरण यही देता हूं भोपाल का, जो सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, शायद ही कोई साल ऐसा जाता होगा। रोकना चाहूंगी, हम रोज खबरें पढ़ते हैं और रोज इस तरह की कहानियां आती है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ते हो, हम 2 दिन पढ़ते हो, हर दिन इस तरह की कहानियां आती है, इस तरह की खबरें आती हैं। अगर आप नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को देखें और उनके मुकाबले नेगेटिव खबरों को देखें, हम हर चीज को प्रपोर्शन में, कोई भी चीज एब्सोल्यूटली सही नहीं हो सकती। हो सकता है कि 0.01, 0.1% गलत हो, पर उसके लिए हम पूरे सिस्टम को दोषी नहीं कर सकते। सर, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। देखिए, हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, क्या आपको पता नहीं है कि MP में ही स्कूलों और अस्पतालों की हालत क्या है? नहीं, मैंने बताया ना कि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। हम एक तरफ हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपने मध्य प्रदेश में, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अगर आप देखें, पहले बेसिक चीजों के लिए, आपको याद होगा आज से 25 साल पहले लोगों को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाना पड़ता था। जो सुविधाएं आज CHOs और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव में उपलब्ध है, तो आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और इसी तरह से अगर देखें, आज से 25 साल पहले किसी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम ही नहीं सुना था। आज आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों की जांचें आपके गांव पे हो रही हैं। नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज जैसी चीजों की जांच हम गांव पर करवा रहे हैं। TB की दवाई लेने के लिए लोगों को शहरों तक जाना पड़ता था, अब उसकी दवाइयां गांव तक मौजूद है। तो अगर हम देखें तो जो चेंज है वो जबरदस्त चेंज है। और जो आपकी बात है, हो सकता है निश्चित तौर पर कुछ न्यूनतम प्रतिशत में ये चीज उतनी अच्छी ना हो, पर उसके लिए हम पूरे सिस्टम को तो दोषी नहीं ठहरा सकते। चलिए, इस पर कुलदीप सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रहे स्थितियां, अभी भी सूचनाएं आती, तो सूचनाएं इसलिए आती कि अभी पूरी तरह से तो ठीक हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जमीन आसमान का अंतर आया विकास की दृष्टि से, और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, अंधा भी महसूस कर सकता है। अगर विपक्ष को खाली राजनीति करनी है इसलिए उसको नकार दे, तो अभी ये जो भारत को गर्व करने के विषय है, इन पे भी इनको शर्म आती हो, तो फिर इनके लिए तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं। विकास खूब हुआ और दिख रहा है सबको। बस चलिए आगे मैं आपसे और सवाल लूंगी। सर, अजय जी से यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी। देखिए अजय सर, जिन्हें 1500 महीने देते हैं, क्या उनके बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल में शिक्षा और महिलाओं को इलाज मिल रहा है क्या? देखिए ऋतु जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 20 सालों में मध्य प्रदेश के हालात बदल दिए। आप ये सोचिए कि 50 सालों में हमें क्या मिला विरासत में। इस मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी। भोपाल राजधानी में न्यू मार्केट के बाजार को 7 बजे इसलिए बंद करना पड़ता था कि दिग्विजय सिंह की सरकार के पास लाइट नहीं थी जलाने के लिए। भोपाल इंदौर, भोपाल सागर के हाईवे में
खेतों में से बाहर निकलने लगे थे। उस व्यवस्था को हमने बदला। आज प्रदेश में बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े हवाई अड्डे, 8 हवाई अड्डे आज मध्य प्रदेश में, मेट्रो इंदौर भोपाल में चल रही है। किस तरह का विकास ये दिखता है। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, इस प्रदेश में केवल 4 मेडिकल कॉलेज थे 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार में। आज 20 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में, और अगले 2 सालों में 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। 10,000 चिकित्सक प्रति वर्ष मध्य प्रदेश से बनेंगे। ये हमारी उपलब्धि है। अगर आप अजय जी, जैसे कि आपने अभी सड़कों की बात की, और कल ही देखिए हमने दर्जनों स्कूलों की कहानी दिखाई थी, हमने एक स्पेशल शो भी किया था कि बच्चे किस तरीके से कीचड़ वाले रास्तों से स्कूल जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी पूरी लाइव कैमरों में कैद हुई थी कि बच्चे कीचड़ में गिर गए थे। देखिए ऋतु जी, ये व्यवस्था लगातार चलने वाली चीज है। देश में ग्रामीण सड़कों की सबसे पहले चिंता करी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनने पीएम ग्रामीण सड़क योजना लाए, जिससे पूरे देश में गांवों तक पक्की सड़कें बनी। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा 50 सालों में कि ग्रामीण जनों को भी पक्की सड़कें चाहिए। अगर कहीं कोई वाकया आता भी है तो हमारी सरकार द्वारा ने तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। यहाँ तक कि लोकपथ ऐप, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग का है, कोई भी फोटो खींचे और उसको निराकरण के साथ 2 दिन के अंदर हम भेजते हैं। हम कांग्रेस के नेताओं से भी कहते हैं कि उस ऐप का उपयोग करें, जहां सड़कों पे गड्ढे मिले तत्काल उस ऐप पे भेजें। कांग्रेस से मिथुन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से मैं जवाब भी ले लेती हूँ। मिथुन जी, देखिए आप देखा जाए तो कर्नाटक तेलंगाना में इसी तरीके से चल रहा है कि कैश ट्रांसफर को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि इससे विकास होते हैं? क्योंकि रिपोर्ट तो ये कह रही है कि विकास कार्य जो इससे प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो ये जो योजना है कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड। आपको याद होगा हमने एक न्याय योजना अनाउंस की थी जिसमें 6,000 रुपए प्रति माह का प्रावधान किया गया था, और मध्य प्रदेश में पहली बार ये योजना कमलनाथ जी ने अनाउंस की थी। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको मैं दे दूं, और उसके बाद क्योंकि हमारी सरकार नहीं आ पाई तो हम लागू नहीं कर पाए, और उसके बाद उसको बाकी राज्यों में फॉलो किया गया। आपके साथ जो वक्ता है बीजेपी के, तो खैर प्रवक्ता है तो उनकी जिम्मेदारी है बीजेपी के लिए बोलेंगे। एक सेकंड ऋतु सिंह जी, मैं अपनी बात कर दूं, नहीं तो मैं भी बीच में बोल सकता हूं। तो जो अधिकारी हैं जिनकी ये अजय जी अभी उनका समय, उन्हें बोले दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। अभी एक बहुत अच्छी बात कही गई है पिछले वक्ता ने, उन्होंने कहा। अच्छा, एक सवाल ये भी था, देखिए क्रिसिल जैसी संस्था की रिपोर्ट है, क्या आप सब नकार रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दे। जल्दी जल्दी से मैं छोटे छोटे कमेंट आप सभी से लेना चाहूंगी। मिथुन जी, सबसे पहले आपसे। क्रिसिल की रिपोर्ट है, सीएमआई की रिपोर्ट है, कई तरीके की रिपोर्ट आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को कोई नहीं नकार सकता। और सर हाँ या नाम है, हाँ या नाम है, समय कम है मेरे पास, हाँ या नाम है। राज्य स्थिति मिथुन जी हाँ या नाम में जवाब दीजिए। देखिए कर्नाटका की जहां तक आप बात करें, चलिए अजय जी आप हाँ या नाम में जवाब दीजिए। क्रिसिल जैसी संस्था की रिपोर्ट है और आप सब इसे नकार रहे हैं, हाँ या नाम में जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय व्यवस्था है कि हम प्रदेश के गरीबों को जीवन बदलने के लिए इस तरह के लाभ दे सके। किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया, कहीं कोई समझौता नहीं है, इसलिए ये योजनाएं चलना चाहिए। इससे निश्चित कुलदीप जी हाँ या ना? मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल अस्वीकार करता हूं, क्योंकि भारत जैसे राष्ट्र की असमानता की स्थिति को देखते हुए ऐसी लाभकारी योजनाएं। चलिए प्रभाकर जी से भी मैं हाँ या ना में जवाब चाहूंगी। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी रिपोर्ट हो इंट्रोस्पेक्शन का मौका देती है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो चलिए, सर का कहना है कि स्वागत किया जाना चाहिए। सभी ने अपना अपना कमेंट दिया हाँ या ना में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।